हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक में हो रहे सबसे बड़े स्कैम की। ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ स्कैम हो चुका है। राणा कपूर ने तो पूरा बैंक ही बेच दिया। उसके बाद भी हमारे जो HNIs है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो रिटेलर्स को काटे बिना रहेंगे नहीं। तो इसमें जो कौन चल रहा है, जो फ्रॉड चल रहा है, जो 2 दिन में इसकी प्राइस डायरेक्टली 30% से नीचे लाई गई है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं भी इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसमें जो प्रैक्टिकली किया गया है काम, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप समझ पाए कि ये जो बड़े बिग बुल्स है, HNIs है, जो एकदम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, एक्चुअली ये पैसे कमाते कैसे हैं और कमाने के लिए क्या क्या तरकीबें यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि वाई इज़ द यस बैंक शेयर प्राइस फॉलिंग। ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ अभी देखिएगा, ताकि मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। कल मैंने जो बताया तो उस चीज़ के मैं 5 प्रूफ जो आपको दिखाऊंगा, आप उसे लिंक कर पाए। अगर आप ये डायरेक्टली देखोगे, अगर आप एकदम माहिर हो, आप 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो शायद आपको ये सब फेमिलियर होगा। बट अगर आप नए हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है पहले वाला, उसके बाद आप ये देखिएगा, ताकि आप ये जो है बहुत ईजिली समझ पाए और आप इसको उस चीज़ से लिंक कर पाए। तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप एक बार ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। सबसे पहले हम NSE में आज इसमें कारोबार क्या हुआ वो देखते हैं। आज है 24 जुलाई और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 14.75। बहुत ही दर्दनाक क्लोजिंग थी ये, बट क्या कर सकते हैं, जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काफ़ी गिरा था कल ये, और आज इसने ओपन दिया है 14 रुपीज़ का। तो आज एक्चुअली इसकी कंडीशन काफ़ी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, बिकॉज हमें लगा था 10% का जो आज सर्किट है वो आज ये टच कर देगा। येस बैंक का जो सर्किट है वो कल ही जो है अमेंड हुआ था, 20% से डायरेक्टली 10% पे आ गया था। बट थैंकफुली ये स्टॉक जो है सर्किट को टच नहीं किया, ये 14 रुपीज़ पे टिका रहा। इसने हाई बनाया 14.40 का, और ये लो गया जस्ट 13.55 पैसा, और ये क्लोज होते होते 13.65 तक गया। और मार्केट करेक्शन के साथ ये एक्चुअल में 13.70 पे क्लोज हुआ, जो कि था 7% कम। तो ये उतनी बुरी सिचुएशन नहीं जो हम सोच रहे थे, बिकॉज हमें लगा था 10% का शायद सर्किट लग सकता है। बट थैंकफुली आज बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, फिर भी ये बस 7% ही लुढ़का है। दैट इज़ वन गुड थिंग। तो आज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हुआ है पोजीशन, मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज रिटेलर्स जो है अभी ज़्यादा बेच नहीं रहे, बिकॉज रिटेलर्स डरे हुए हैं। उनके जो बाइंग कॉस्ट थी काफ़ी ज़्यादा थी, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़। ये सब जो एकदम एक्सट्रीम हाई जब ये स्टॉक चल रहा था या फिर अच्छे कंडीशन में था, तभी लोगों ने खरीदा है, जो अटके पड़े हैं। और तो ऑब्वियसली कोई इतना रिस्क जो है अभी बेयर नहीं कर सकता। जब रैंडमली किसी को पूछोगे जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया रिटेलर ने, हर कोई लॉस में, बिकॉज जिन्होंने सस्ते पे खरीदा था ये शेयर, उनके शेयर तो अटके पड़े 75% के भाव पे, और जो बचे हैं ऑलरेडी उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिए थे। अब जिन्होंने बाइंग की है हाई कॉस्ट पे, उनके पास तो कोई और चारा है नहीं, अटके पड़े। तो ऑब्वियसली सबका जो है लेजर रेड में ही है इस बैंक में। और मेन सिचुएशन ये है कि कोई अभी लॉस जो है ले नहीं सकता, लॉस क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। लॉस कोई बुक करना चाहता नहीं, क्योंकि शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है, जितना गिरना चाहिए उससे ज़्यादा गिर गई है। तो सब वही है, होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है मैक्सिमम इसमें जो है HNIs ही कर रहे हैं, और जो बाय कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन ही कर रहे हैं। मुझे किसी ने कमेंट में कहा कि बायर जो है रिटेलर नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली कहा कि बायर रिटेलर हो भी नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो आज इसमें क्वांटिटी ट्रेड थी 45 करोड़ 54 लाख, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी वो थी 24 करोड़ 78 लाख। मतलब लगभग 54% की आज डिलीवरी इसमें दिखी गई थी। कल अगर देखोगे तो आज के कंपैरिजन में कल डिलीवरी कम थी, कल जो 17 या 18% की डिलीवरी थी, उसके वजह से परसेंटेज बस 35 था। कल जो ये इंस्टीट्यूशन बायर्स थे वो रेडी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि HNIs कल सेल करने वाले, बट ये हो गया। बट आज आई बिलीव ये रेडी थे, और आज इन्होंने जितना भी सेल किया, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने बाय कर लिया। और मुझे लग रहा है इनके बाय करने का पीछे रीज़न यही है कि उनको प्राइस जो है वो स्टेबल रखना है, प्राइस को ज़्यादा नीचे या ऊपर लेके जाना नहीं है। स्टेबल रखने के लिए आई थिंक ये बाय कर रहे हैं। उसके बिना मुझे और कोई रीज़न दिख रहा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने इतना सारा इन्वेस्ट कर लिया है, वापस और क्यों बाय कर रहे हैं। और ये बायर तो रिटेलर है ही नहीं, बिकॉज रिटेलर्स जो FPO आया था 12 के भाव में, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये 13, 14, 15 के भाव में क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों खरीदेगा। सो आज हैवी सेलिंग दिखाई दी, साथ ही साथ हैवी बाइंग भी थी। तो जो प्राइस है वो स्टेबल रहा, ज़्यादा नीचे गिरा नहीं, कंट्रोल था। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। तो उसकी वजह से जो है प्राइस आप देख रहे हो ज़्यादा नीचे गिरा नहीं। कल आई थिंक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो रेडी नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि HNIs इतनी बड़ी पोजीशन बेचने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनकी स्ट्रैटेजी बनाई नहीं होगी।
और ज़्यादा बाइंग हुई नहीं, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरा। बट आज कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा गिरा नहीं, क्योंकि बाइंग और सेलिंग के बीच में ज़्यादा अंतर उन्होंने रखा नहीं, स्प्रेड जो है वो कम रखा था। अगर हम चार्ट्स में देखें तो 14 पे ओपन हुआ था, इसने ओपन होते ही अप मूव दिया था 40 पैसे का, फिर ये नीचे आया और पूरे दिन ये जो है रेंज बाउंड रहा, 13.75 13.60 इसी में खेलता रहा और एंड होते होते ये 13.70 पे क्लोज हो गया। सो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। इसमें एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था कि इसका प्राइस इतना नीचे गिर गया। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन जो है शॉर्ट की गई थी, शॉर्ट सेलिंग किया गया था। तो किसने मुझे ये भी कहा था कि शॉर्ट सेलिंग जो है रिटेलर्स ने की है, गलत है। रिटेलर्स इसमें सेलिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें रिटेलर्स ने कुछ बेचा ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ रिटेलर्स थे जिन्होंने बेचा, जिनको ऑब्वियसली इसमें कोई जो फ्यूचर है वो दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की होगी। बट मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स ने अभी भी होल्ड किया हुआ है, क्योंकि वो उतना बड़ा लॉस जो है बुक नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि रिटेलर्स ने इसमें मेजर पोजीशन जो है वो सेल की है। हाँ, बट मंडे में जो 27th लिस्टिंग डे है, उस दिन जो है रिटेलर्स इसमें एक्टिव होगा, रिटेलर्स जो है उनके पोजीशन बेचेंगे, वो मैं मान सकता हूँ। बट अब तक जो सेलिंग की है वो बिग बुल्स ने की है। तो मैं ये बस हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। बस ये आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उनको ऑलरेडी पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं नए, उनको इतने ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस, इतने सारी चीज़ें पता नहीं होती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अभी मार्केट में एंटर हुए हैं। तो आई बिलीव बहुत ज़रूरी है कि सबको एजुकेट करना, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक, एडवांस तक, ताकि जो है कोई गलती ना कर पाए और कोई रिग्रेट ना करे। बिकॉज इस मार्केट में हर कोई आता है एक पॉजिटिव वाइब के साथ, ये सोच के कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा बनाएंगे, कुछ पैसे एक्स्ट्रा सेव करेंगे, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो में हर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेसिक से समझाता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने बहुत ही डिटेल में डेट्स के साथ आपको समझाया एग्जैक्टली होता क्या है, करना क्या होता है वहाँ पे। तो आप वो एक बार देखिएगा तो आप ये समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगा कि रिटेलर्स यहाँ पे येस बैंक में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि येस बैंक जो है FNO बैन में, FNO बैन का मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बैन। तो अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या अगर मैं आपको समझाऊँ इस वीडियो में, तो ये वीडियो 3-4 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वास्ट है। मैं कभी इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बट अभी मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मतलब यही है कि हमारे पास आज पोजीशन नहीं है, बट हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस चीज़ की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर ये चीज़ की वैल्यू ये होगी तो हम इसका ये पैसा देंगे, आप मुझे ये चीज़ दीजिएगा। अगर ये चीज़ की वैल्यू ये नहीं होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा XYZ। तो अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, बट हम फिर भी उस पर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर के प्राइस नज़र में रखते हुए, तो उसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैंने बहुत ही लेम टर्म में, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया, बट ये जस्ट 1.1% है इस चीज़ का, ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। बस अभी हमारे वीडियो में ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया इतने शॉर्ट में। सो येस बैंक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बैन है अभी करंटली, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी। 95% से ज़्यादा जो इसमें ट्रेडिंग हो रहे थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जो कि सेबी को समझ में आया अगर ये ऐसे चलता रहा तो इस स्टॉक का वैल्यू जो है कम होते जाएगा। सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था, वो भी आर्टिफिशियल सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे होता यही है कि हमारे पास पोजीशन होते नहीं है, फिर भी हम जो है सेलिंग ऑर्डर डालते हैं, और उससे क्या होता है सेलिंग प्रेशर बनता है, बट उसकी डिमांड जो है कम रहती है या फिर उतनी ही रहती है। तो अगर आप सप्लाई जो है इतना वास्ट कर दोगे, सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, और अगर डिमांड होगी नहीं, तो ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस नीचे आना ही है, और उसे कहते हैं आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन। तो यही रुकाने के लिए सेबी ने जो है इसमें FNO बैन लगाया है, और जिस स्टॉक में FNO बैन है उसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आपके पास स्टॉक नहीं है येस बैंक के, तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग में मैं आपको एकदम इजीली बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग का मतलब हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है, बट हम कह रहे हैं कि जब सेटलमेंट डेट होगा T+2, तो 2 दिन के बाद हमें एक्चुअली सेटलमेंट करना होता है ट्रेड का, तो हम 2 दिन के बाद ये शेयर्स आपको देंगे। हमारे पास अभी नहीं है, बट 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ करके शेयर दे देंगे, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। यानी कि मेरे पास शेयर अभी तो नहीं है, बट मैं 2 दिन बाद आपको ये दूंगा, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो येस बैंक में शॉर्ट सेलिंग के लिए आपके पास शेयर्स होने चाहिए, तो ही आप ये जो वादा है उनसे कर सकते हो कि 2 दिन बाद ये शेयर हम आपको देंगे। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है इनका गेम शुरू होता है। तो इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ, ये शायद काफ़ी कम लोगों को पता होता है। इसे कहते हैं स्टॉक लोन। तो जैसे नाम है वैसा ही इसका काम है, स्टॉक लोन। स्टॉक का मतलब सिक्योरिटी, जैसे कि येस बैंक में एक शेयर हुआ, और लोन का मतलब है उधारी। हमें स्टॉक जो है लोन पे जो है ले सकते हैं, लोन पे दे सकते हैं।
तो ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये ज़्यादातर डब्बा बाजार में होता है, ग्रे मार्केट जिसे कहते हैं, ब्लैक मार्केट, लेकिन ये अभी जो है नॉर्मल ट्रेडिंग में भी शुरू हो गया है। ये सब लोग जो है अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही हाई नेट इंडिविजुअल्स जो है इसमें स्टॉक लोन कर सकते हैं। इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर येस बैंक के शेयर की कॉस्ट है 25 रुपीज़, मुझे येस बैंक की शेयर आज खरीदने नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बस 2 महीने मुझे ये शेयर मेरे पास चाहिए, तो मैं सेलर हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये शेयर 25 रुपये के भाव में पड़ा हुआ है, मेरे पास एक शेयर है 25 रुपये का, तो ना मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, ना ये शेयर प्रॉफिट में जा रहा है, तब से ये लाल में पड़ा हुआ है, मैंने काफ़ी पहले खरीदा हुआ है, इसमें बस मुझे डिविडेंड मिल रहा है, कभी ना कभी मिला तो साल में एक बार, बस वही इनकम है। तो अगर मैं ये शेयर भाड़े पे दे रहा हूँ, लोन पे दे रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट उसका जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा। तो उस वजह से सेलर जो है स्टॉक लोन में पोजीशन लोन पे देता है, और जो बायर है उसके रीज़न कई हो सकते हैं, उसे शायद से ये स्टॉक किसी और को देने होंगे, शायद इसने कहीं शॉर्ट किया होगा, वो कवर करने के लिए वहाँ से वो स्टॉक उठाता है, शायद उस पर कोई पेनल्टी लगने वाली है, ऑक्शन में शेयर उसे खरीदने पड़ेंगे, इसलिए वो लोन पे शेयर उठाता है। और लोन की कॉस्ट काफ़ी कम होती है, 25 रुपीज़ पे हार्डली 0.50 पैसा या 1 रुपये का जो है इस पर इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाड़ा, तो 50 पैसे या 1 रुपये का भाड़ा होगा 25 रुपये के शेयर पे। तो अगर मैं ये शेयर किसी को भाड़े पे दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 महीने के लिए तुझे ये भाड़े पे देता हूँ, तो मुझे इसका जो रेंट है 1 रुपये दीजिएगा। तो मेरा इसमें फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास जो 25 रुपये का शेयर पड़ा था वो 24 रुपये का हो गया, क्योंकि मुझे जो है 1 रुपये भाड़े का आ रहा है, और 1 महीने बाद कुछ भी करके ये शेयर मुझे मिलना ही है। बट इस 1 या 2 महीने में जितने भी टाइम मैं ये शेयर जो है भाड़े पे दे रहा हूँ, 1 महीना कहिए 2 महीना कहिए, तो इस वक्त ये जो शेयर है जिसके पास गए हैं, जिसने ये शेयर भाड़े पे लिया है, वो इस शेयर के साथ कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो बेच सकता है, वो अपने पास रख सकता है, वो जो चाहे इस शेयर के साथ कर सकता है। उसे बस जिस दिन इसे वापस करना है ये शेयर को, मुझे बस उस दिन उसे प्रॉपर टाइम पे ही वापस करना है, वरना मैं पेनल्टी चार्ज करूँगा। उसका बस वही कंसर्न है कि जिस दिन मेरा डेडलाइन है, ये मुझे शेयर, समझिएगा इसने जून 1 को ये शेयर मुझसे भाड़े पे लिए, तो इसका अगर डेडलाइन है कि मैंने कहा अगस्त 1 को मुझे वापस चाहिए, तो इसका बस यही टेंशन होगा कि अगस्त 1 पे ये शेयर मुझे वापस देगा। इसके अलावा इसे और कोई परवाह नहीं है, ये बीच में ये शेयर के साथ जो चाहे वो कर सकता। आई होप अब तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैं एक्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो। मैंने बहुत ही ईजिली सिंपली समझाने की कोशिश की, आप एक बार इसे वापस रिवाइंड कीजिएगा अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो। और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ पे भी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं हर कमेंट को टाइम पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये हो गया स्टॉक लोन का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। तो इसका और येस बैंक में जो सेलिंग चल रहा है उसका क्या संबंध है मैं आपको बताता हूँ। तो येस बैंक में यही चीज़ हुई है, जिनके पास ये शेयर नहीं थे, जो HNIs में कह रहा हूँ, उन्होंने शेयर लोन पे लिए है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसमें एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज़ चली है। ये न्यूज़ पता नहीं कैसे इग्नोर हो गई है, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि करोड़ों में शेयर्स जो है लोन पे दिए गए थे। और येस बैंक में अगर इतने बड़े स्टॉक लोन पे दिए गए हैं और किसी ने उससे जो है नोटिस भी नहीं किया, तो ये एक्चुअली बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। सेबी ने इस पर यह कमेंट किया है कि FPO के बाद इस पर वो लोग जाँच पड़ताल करेंगे। तब तक फ़ायदा क्या, तब तक लोगों का पैसा जो है HNIs लोग उठा के ले गए होंगे। जो रेस थी जो 2 दिन बाद चालू होनी थी, उनके लिए 2 दिन पहले ही चालू हो गई। जो मंडे को एक्चुअल रिटेलर्स बेचने वाले हैं, जिनके पास एक्चुअली राइट होगा मंडे को बेचने का 12 रुपये के भाव से, जो 13 रुपये का बेचने को बैठे या उसके ऊपर जो भी प्राइस होगा, ऑलरेडी HNIs ने उसे 14 रुपये 15 रुपये बेच दिया है और उसे इतना कम लेके आए हैं। तो अगर सेबी ये कह रही है कि FPO के बाद ये लोग इस पर जांच करेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा वो जांच का, इससे किसका भला होगा। तो येस बैंक में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये HNIs ने स्टॉक्स जो है रेंट पे लिए थे, भाड़े पे लिए थे, लोन पे लिए थे, करोड़ों की क्वांटिटी में, एकदम चीप प्राइस पे 0.50 पैसे पे उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका प्राइस जो है ना, इंटरेस्ट का जो भी भाड़ा हम कहते हैं, उसका प्राइस भी जो है फ्लक्चुएट होते रहता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर ज़्यादा डिमांड करोगे तो ये जो भाड़ा है जो 50 पैसे से लेके 1 रुपये है, वो 5 रुपये तक भी जा सकता है, वो 10 रुपये तक भी जा सकता है। तो उन्होंने 50 पैसे से लेके 5 रुपये तक जो है रेंट पे किया इस स्टॉक का, और 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक रेंट पे लिए। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में लिए, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में लिए, और उन्होंने जून से शुरू किए। जबकि FPO की न्यूज़ हम तक पहुंची जुलाई 10 को, बट इन्होंने जो है शेयर रेंट पे लेना चालू किया जून एंड से ही। तो उससे हुआ ये कि लिस्टिंग के 2 दिन पहले ही इनके पास स्टॉक थे ट्रेड करने के लिए। भले उन्होंने डिलीवरी ना दी हो, भले उन्होंने शेयर एक्चुअल में ट्रांसफ़र ना किए हो बायर को, बट स्टिल उनके पास दिखाने के लिए उनके अकाउंट में शेयर थे। और वो अगर शेयर मंडे को 12 के भाव पे आ रहे हैं, तो जो शेयर उन्होंने 14 पे बेचे हैं वो 12 के भाव में जब उनके पास आएंगे वो वहाँ पे सेटल कर देंगे,
ऑन द स्पॉट वो उनके पास 2 से 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ करोड़ों के बेसिस पे। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रेस स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने भागना चालू किया। ये बहुत गलत बात थी, बिकॉज हमको पता था कि जो FPO का लिस्टिंग है 27 को, अगर 27 को इसका प्राइस नीचे आता है तो ये हमारी किस्मत मान के हम चल सकते थे, हम सबकी किस्मत जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया, और क्या कर सकते थे, वेट कर सकते थे। बट 2 दिन पहले ही अगर इसमें सेलिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी इसमें मास्टर प्लान बना के शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग रखे थे, ताकि जिस दिन ये लिस्टिंग हो उसके 2 दिन पहले ये बेचना चालू करे और लिस्टिंग के दिन जो सस्ते शेयर है वापस बेच दिए। तो ये बहुत गलत बात। और इसके साथ मैं आपको यही बताता हूँ कि मंडे को ये लोग 12 के भाव में जो शेयर मिलने वाले हैं वो डिलीवर तो करेंगे ही, जिनसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये। साथ ही साथ जैसे ही प्राइस नीचे आएगा शेयर का 11 रुपये 10 रुपये, ये वापस बाय भी कर लेंगे, बिकॉज ये कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाले हैं। रिटेलर्स को हर तरह से ये लोग काटने वाले, कोई मौका जो ये छोड़ने वाले हैं नहीं। सो इस चीज़ में सेबी का जो FNO बैन था वो कहाँ काम आया, कहाँ उसने प्राइस को लुढ़कते हुए बचाया। सेबी ने इसमें बहुत पहले ही जो है जांच शुरू करनी चाहिए थी और इस चीज़ को जो है रफा दफा करना चाहिए था। सो ये है वो न्यूज़ गाइस, ये काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी बट किसी ने जो है गौर नहीं की होगी। मैंने भी जब ये पहला वीडियो बनाया था येस बैंक में, उस पर मैंने ये न्यूज़ आपको बताई थी, बट तभी मुझे ये लिंक समझा नहीं, बिकॉज तभी शेयर का प्राइस चल रहा था 27 रुपये। तो मैंने आपको वही क्वेश्चन पूछा कि FPO में ये शेयर 12 के भाव में मिल रहा है, तो कोई ये शेयर भाड़े पे अभी लेगा क्यों? बिकॉज वो अगर उसको शेयर चाहिए ही तो वो बस 10 दिन रुक के ये शेयर 12 के भाव में खरीद सकता है। बट तभी मुझे एक ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतना बड़ा गेम इसमें हो सकता है, या इतना बड़ा गेम के लिए ये जो तैयारी की जा रही है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे देखी येस बैंक पे रिलेटेड। हर एक फाइनेंशियल यूट्यूबर ने, हर एक ब्रोकर ने एक वीडियो बनाया येस बैंक पे FPO शुरू होने से अब तक, बट किसी ने भी ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं की है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे किसी से निकल गया है। सब लोग इसी चीज़ में अटके हुए थे कि FPO काफ़ी सस्ता आया है, इतना परसेंटेज डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, येस बैंक वीक है, येस बैंक ये है वो है, टारगेट 5 रुपये हो सकते हैं, टारगेट 50 रुपये हो सकते हैं। बट किसी ने इस पर गौर कैसे नहीं किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेबी में प्रोब येस बैंक शेयर ट्रांजैक्शन अंडर SLBM आफ्टर FPO अनाउंसमेंट। SLBM का मतलब वही है, स्टॉक लोन बोरोइंग मैकेनिज्म। मैंने जो आपको कहा स्टॉक लोन वही होता है SLBM। सो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सेबी में प्रोब, में का मतलब वही होता है कि शायद प्रोब कर सकता है, बट FPO के बाद। तो वो प्रोब कहाँ तक पहुँचा अब तक रिजल्ट आया तो है नहीं, बट उसका इफेक्ट जो है हमें दिख गया है कि ये शेयर की प्राइस कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो अगर आप देख रहे हो तो जून में ही इसमें स्टार्ट हुआ था स्टॉक लोन पोजीशन बिल्डअप होना। जून 30 को इसमें 4 करोड़ 63 लाख की जो है शेयर्स लोन पे लिए गए थे। जुलाई 1 में वापस 1 करोड़ 54 लाख 26,000 की जो शेयर पोजीशन लोन पे ली गई थी। जुलाई 8 को 60 लाख पोजीशंस जो है लोन पे लिए गए थे, और जुलाई 9 को जस्ट FPO के एक दिन पहले 95 लाख की पोजीशन जो है लोन पे ली गई थी। ये बस वही बड़े बड़े पोजीशन है, करोड़ों में लाखों में जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमें पता नहीं कि कितने पीसेस में जो है शेयर्स लोन पे लिए गए थे और कितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन किया गया था इस चीज़ का। और यहाँ पे लिखा गया कि 20 दिन में इस शेयर का जो परसेंटेज है रेंट का, जो मैं आपको बोल रहा था कि लोन पे जब देते हैं तो उसके अगेंस्ट एक रेंट दिया जाता है, उसके अगेंस्ट एक इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट जस्ट 20 दिन में 3200 गुना जो है बढ़ गया है। 30-100% जो है इसमें इजाफा हुआ है, रेस हुआ है। ये 25 पैसे का था इसका रेंट, वो बढ़ के 8 रुपये हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, तो डिमांड इतना ज़्यादा था और सप्लाई कम था, उसकी वजह से 25 पैसे से आप समझ सकते हो 8 रुपये तक ये हो गया है। सो मार्केट के बहुत बड़े वेटरन है जिनका नाम शाह है, वो ये कह रहे हैं कि प्राइस गोइंग अप और डाउन इज पार्ट ऑफ द कोर्स। इफ समथिंग इज हैपनिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट एक्शन लाइक एन FPO एंड द काइंड ऑफ abnormal SLBM रिटर्न दिस स्टॉक इज ऑफरिंग, इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड विदाउट एनी डिले। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल प्राइसेस अप एंड डाउन होना ये मार्केट का पार्ट है, बट अगर इतना बड़ा चीज़ हो रहा है बस एक FPO के पहले, कॉर्पोरेट एक्शन के पहले, और SLBM के प्राइसेस जो है इतने बुरी तरीके से ऊपर जा रहे हैं 30-100%, जबकि स्टॉक जो है नीचे आते जा रहा है, स्टॉक का वैल्यूएशन नीचे आते जा रहा है, बट जो इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है रेंट का वो 3200 गुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही है इसमें बहुत बड़ा जो है गेम खेला जा रहा है और सेबी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहिए। तो बहुत लोगों को पता होगा केतन पारेख स्कैम जो 2001 में हुआ था, जहाँ पे साइक्लिकल ट्रेडिंग हुई थी कि सेम शेयर जो है सेम कंपनीज 2 बार ट्रेड कर रही है। एक कंपनी उसे बेच रही है, दूसरी कंपनी खरीद रही है, फिर वापस वही कंपनी उसे बेच रही है और दूसरी कंपनी खरीद रही है, ताकि आर्टिफिशियली उसका प्राइस जो है बढ़ाया जाए। तो उसमें भी इसी चीज़ का यूज़ किया गया था, स्टॉक लेंडिंग का, क्योंकि लेंडिंग जो है बहुत ही सस्ता है। अगर किसी को स्टॉक खरीदना ही नहीं है, कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है, लेंडिंग में जस्ट 25 पैसे 1 रुपये दे के पूरी की पूरी एक शेयर जो है उस पर खेल सकता है वो।
ये मैंने आपके सामने एक चार्ट लगा दिया है कि जुलाई में इसमें कितने पोजीशंस लोन किए गए थे, कितने पोजीशंस भाड़े पे दिए गए थे। तो ये थे 11.2 करोड़। तो ये बस जुलाई का है, बट जुलाई के पहले जून में ये जो चीज़ें चालू हो गई थी, जब हमें भनक तक नहीं पड़ी थी एफपीओ की। सो आई होप गाइस आपको अभी तक की जो वीडियो है समझ गई होगी, जो भी टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बताई है। कहीं पे आपको कुछ लिंक करने में मुश्किल हो रही है तो आप ये वीडियो वापस देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा मुझे। सो अब हम आते हैं लिस्टिंग डे की तरफ। लिस्टिंग डे 27 जुलाई मंडे को, तो उस दिन क्या होने वाला है, तो मैं सच में कहूँगा गाइस उस दिन भयंकर सेलिंग होने वाली है। रिटेलर सेल करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत डराया गया है उन्हें, कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो शायद हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने 12 के भाव में ख़रीदा है वो 10 के भाव में बेच सके। बट मैं आपसे यही सजेशन करूँगा कि आप प्लीज़ पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप थोड़ा सा जो है इस पर वेट कीजिएगा। आपने ऑलरेडी 12 के भाव में ख़रीदा है, जो कि इस बैंक के रिलेटेड में इसका भाव काफ़ी कम है, बुक वैल्यू से भी बहुत कम है। और सबसे मेन बात तो इस बैंक के पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फंड की, वो फंड दिया गया है। अब ये परफॉर्मेंस कैसा करता है वो तो टाइम बताएगा, बट अभी के लिए जो ज़रूरत थी बैंक की वो पूरी हो गई है। तो प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो। तो मैं आपको जैसे सजेस्ट करूंगा कि आप उस सेलिंग प्रेशर में आके आपके पोजीशन स्क्वायर ऑफ मत कीजिए कम रेट पे। बट डिसीजन आपका है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है पेनी स्टॉक बनने वाला है, 4-5 रुपये आने वाला है, तो आप जो है आपका डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।